नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। स्वागत कर लेते हैं। पंकज विश्वास जी जुड़ गए हैं। नमस्ते सर। बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार। पंकज जी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। मुसलमानों को 2010 के बाद जी जो ओबीसी में आरक्षण दिया था ममता बनर्जी ने, उस पर भी तलवार चल गई है। अब केवल जो 7% आरक्षण होता है उसी में इनकी कुछ जातियों को पहले की तरह 2010 से पहले की तरह लाभ मिलेगा। वरना जो अतिरिक्त लाभ दिया था ममता बनर्जी सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वोटिंग के एक नीति के चलते, वो तो खत्म कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। कितना बड़ा सेटबैक है ये। बहुत बड़ा सेटबैक है सर। 75 जातियों को इंक्लूड करवाया था इन्होंने। इससे पहले 2-3 ही जातियां थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है मेरे हिसाब से। हालांकि सरकार जो फैसला लेगी वो तो सरकार का फैसला होगा, लेकिन इस्लाम, अगर जितने भी इस्लाम के जानकार हैं उनको सबको पता है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है। वो एक ईश्वर या एक अल्लाह को मानने वाले हैं और उनमें कोई जातियां नहीं है। बाद में जो अकीदे का तरीका उनका बदला, जैसे उपासना पद्धति में वो अलग है, लेकिन वो जाति नहीं है, वो सिर्फ उपासना पद्धति अलग अलग है। इस तरीके से क्रिश्चियन में मान लीजिए प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है, या इनमें शिया है या सुन्नी है, अलग अलग है। तो इनमें तो कोई जातियां नहीं है अकॉर्डिंग टू रिलीजियन। फिर ये जाति कहाँ से आ गया? इन्होंने क्या किया कि जो कन्वर्ट होने से पहले पिछली जातियां जो थी इनकी, उनको बेसिक बनाया गया। लेकिन 400-500 साल पहले कन्वर्ट हुआ, किसी को पता नहीं किसी का जाति क्या था या क्या होना चाहिए। तो इन्होंने अपने मनगढ़ंत, बहुत लोगों ने मनगढ़ंत जातियां बना ली है। चलिए ये किसी तरीके से इन्होंने बना के वो लाभ उठा रहे थे। और ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण के लिए इतने दिनों तक उनको ये लाभ दे रही थी। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इतनी जातियां इंक्लूड हो गया था ओबीसी ए कैटेगरी में, यानी कि मुसलमानों के ओबीसी कैटेगरी में। जो हिंदू ओबीसी का जो उनका जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से इफेक्टेड हो रहा था। बहुत जगह आप देखिएगा कि हिंदू ओबीसी को कहीं चांस ही नहीं मिलता था। ओबीसी में भी अगर ओबीसी ए और ओबीसी बी था, एक हिंदुओं के लिए ओबीसी, एक मुसलमानों का ओबीसी, लेकिन आप उसमें भी देखिएगा पिछले दिनों में जितनी भी भर्तियां हुई है, न्याय नियुक्तियां हुई है, सब में देखिएगा कि उनका ही बोलबाला ज्यादा है। ये एकदम पॉलिसी के तहत किया गया था। बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा इतने दिनों तक ममता बनर्जी के टाइम में वो चल रहा था, ये तो बंद होगा ही। और इसी के वजह से सर आप देखिएगा अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दा बना के ये सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मई 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट से भी एक फैसला आया था। अब जो 7% ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, बहाल की गई है 2010 से पहले की, सीधे 10% की कटौती हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने 17% कर दिया था इसको। जी 17% तक किया था, लेकिन उसमें भी गैर कानूनी रूप से वो और ज्यादा था। ऑन पेपर वो 17% आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में आप अगर देखिएगा, खास करके पिछली सरकार के टाइम में, यानी कि ममता बनर्जी के टाइम में पुलिस में जो भर्तियां हुई है, उसका अगर आप पूरा डेटा निकालें, देखिएगा कि वो 17% नहीं, वो उससे भी बहुत ज्यादा है। तो ये उनके लिए तो सेटबैक है ही। और सरकार तो पहले से इस बारे में, बीजेपी सरकार तो पहले से इस बारे में क्रिस्टल क्लियर थी। चुनाव के वक्त में उन्होंने जनता से जो वादा किया था उसमें भी ये था कि ओबीसी ए को खत्म किया जाएगा, यानी जो फेक एबीसी है उसको खत्म किया जाएगा। और उनका ये भी वादा था कि जितना भी फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया गया है, खास करके ट्राइबल्स एसटी सर्टिफिकेट जो था, उसमें सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ। ओबीसी में तो हुआ ही है, उसमें तो इन्होंने कानून को ही पलट दिया था, कानून को ही गैर कानूनी बना दिया था। और एसटी में जो था, कानून के तहत होते हुए जो एक्चुअली एसटी नहीं थे, उनको इन लोगों ने एसटी सर्टिफिकेट इशू किया है। और जो बाद में कन्वर्ट भी हुए हैं, जो वर्डिक्ट है कि जो कन्वर्ट हो जाएंगे उनको वो फायदा नहीं मिलेगा धर्म के आधार पे, लेकिन उनको भी इन लोगों ने कंटिन्यू रखा था। और बहुत सारे फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक एससी सर्टिफिकेट इन्होंने इशू किया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा ये फेक सर्टिफिकेट इन्होंने इशू किया था। और सबसे ज्यादा इसमें ओबीसी और उसके बाद एसटी का ये नंबर आता है।
इन लोगों ने सर, पिछली सरकार ने, मतलब ममता बनर्जी की सरकार ने तो वो गांव गांव में जाकर कैंप चला के इन लोगों ने सर्टिफिकेट इशू किया। इनका एक कैंप, इनका एक प्रोजेक्ट था, दुआरे सरकार। दुआरे सरकार मतलब सरकारी जो फैसिलिटी है वो कैंप बनाकर लोगों के गांव गांव में उनका जाने का ये मकसद था। तो ये पहले नजर में तो आपको दिखेगा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि आपको सरकारी ऑफिस तक भी नहीं जाना है, सरकार आपके पास, आपके गांव में आ गई। लेकिन इसके पीछे जो फर्जीवाड़ा होता था वो इसमें समझने की बात है। सरकारी कैंप तो लगता था, लेकिन टीएमसी के जितने भी नेता थे, उनके चमचे थे, उनके रिश्तेदार थे, सबको जो जो चाहिए था सरकारी फैसिलिटी, वो इसके लायक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं, सबको सब मिल जाता था। टीएमसी के किसी के लोग ही ये बनवा देते थे, क्योंकि इनका जो नेक्सस था वो तो जबरदस्त नेक्सस था। पूरे प्रशासन के साथ ये टीएमसी के लोग घुल मिल गए थे। पता ही नहीं चलता था कि कौन टीएमसी का कैडर है और कौन सरकारी आदमी। ये एक बहुत बड़ा जो सरकार बदलने के बाद ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि वो नेक्सस टूटा है, और आने वाले दिनों में और टूटेगा, क्योंकि बहुत जगहों पे तो अभी बीजेपी के लोग तो नहीं है, लोकल बॉडीज में अभी भी तो टीएमसी है, लेकिन उनको सब जगह चेताया जा रहा है कि बदमाशी करोगे तो जो भी 1 साल तक और तुम्हारा वैलिडिटी है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा ज्यादा तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन थोड़ा तो जरूर सुधरेंगे। लेकिन लोकल बॉडीज में इनके लोग बैठे हुए हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है भाई? कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर तो नोटिस चस्पा कर दिया, उनको इशू कर दिया कि 7 दिन में आपका ये अवैध जो जितना निर्माण है ये गिरा दिया जाएगा। कोलकाता नगर निगम में तो ममता बनर्जी के करीबी मेयर बैठे हुए हैं जो पूरे कोलकाता को और बंगाल को उर्दू में रंग देना चाहते थे। सर, कॉरपोरेशन में एक अलग व्यवस्था होता है। कॉरपोरेशन में जो एक अधिकारी होता है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें एक होता है अधिकारी जिसको राज्य सरकार डिप्यूट करती है, तो वो सिर्फ कॉरपोरेशन में होता है। वो म्यूनिसिपलिटी या आपका वो क्या कहते हैं, पंचायत वगैरह में वो फैसिलिटी नहीं है। पंचायत में आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकते हैं। जनरली वीडियो को वहां पे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जाता है, और कॉरपोरेशन में वो अधिकारी जो है, इसी की वजह से ज्यादा किरकिरी भी हो रहा है। वहां का जो बोरो चेयरमैन है अभिषेक बनर्जी के इलाके के, उनमें 9 प्रॉपर्टीज है, बोरो नंबर 9 कोलकाता कॉरपोरेशन का। तो बोरो जो चेयरमैन है उनको पता भी नहीं था कि अभिषेक बनर्जी के इतने घर पे वो नोटिस आया है। मेरे पास भी वो नोटिस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो नोटिस, पूरा 4 पन्ने का है, जिसपे अभिषेक बनर्जी का पूरा काला चिट्ठा मेरे पास भी है। तो बोरो चेयरमैन को भी पता नहीं था, लोकल काउंसिलर्स को पता नहीं था, मेयर को भी पता नहीं था। लेकिन ये व्यवस्था आप पंचायत में नहीं कर सकते हैं, जिला परिषद में नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपका एक ही उपाय है, या तो आप पूरे तरीके से, जिस तरीके से लोग वहां पे चला रहे हैं, जो चुनकर आए हैं, 5 साल आप उनको बहाल रखिए। और अगर आप उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं तो या तो डिसॉल्व कर सकते हैं, या तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बैठा सकते हैं। डिसॉल्व करने पर आपको 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दे सकते हैं तो वो आप जितनी मर्जी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सरकार की मर्जी है। जनरली होता नहीं है, लेकिन सरकार की मर्जी है, उसको जितने दिन चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के चला सकते हैं। और बुआ भतीजे को झटके पे झटके लग रहे हैं। सुनते हैं कि विधानसभा सचिवालय ने अभिषेक बनर्जी के उस पत्र को खारिज कर दिया जिसमें टीएमसी विधायक दल का नेता सोहनदेव चट्टोपाध्याय को बनाने के लिए कहा गया था, और ये पूछा है उनसे कि किस कैपेसिटी में आप चिट्ठी लिख रहे हैं। जो आपके 80 विधायक हैं उनकी मीटिंग होनी चाहिए, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए। उन 80 विधायकों की हस्ताक्षरों से युक्त चिट्ठी हमारे पास आनी चाहिए, तब हम किसी को विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि 2016, 2021, 2011 में किस तरीके से चुने गए थे नेता प्रतिपक्ष, हम आरटीआई से पूछेंगे। पूछ ही सकते हैं। 2021 का तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बीजेपी का जो हेस्टिंग्स का उस समय ऑफिस था, भाड़े पे लिया हुआ था, अभी वो ऑफिस यूज में नहीं आता है, बंद हो गया वो ऑफिस। तो वो ऑफिस सॉल्ट लेक में चला गया है। उस हेस्टिंग्स के ऑफिस में बतौर सारे विधायकों को बुलाया गया था।
5 साल हम लोग साथ लड़ेंगे इसका शपथ लिया गया था, वहीं पे चुना गया था, उसके बाद ये हुआ था। उससे पहले का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2021 में तो जरूर इसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं। उसके पहले भी 2016 का, हाँ मुझे याद आया, 2016 का जो वाकया था उसमें किसी एक पार्टी को यहाँ विधानसभा में किसी एक पार्टी को वो उनका स्ट्रेंथ नहीं था उस समय। 30 के करीब कांग्रेस वाले जीते थे, 30 के करीब, एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, 28-27 ऐसा कुछ होगा। 30 के करीब सीपीएम और 30 के करीब कांग्रेस जीते थे। तो उस समय सीपीएम को वो चुना गया था, शायद उनका उस समय नंबर ज्यादा होगा कांग्रेस से 2-3, और उस समय वो लोग एक साथ इम्पैक्ट होकर मिल रहे। कांग्रेस के 44 थे और जी। सीपीएम के शायद 22 थे। उससे होगा वही 60 के आसपास, दोनों को मिला के वहां किया गया था, और सूर्यकांत मिश्रा को वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। और एक बार मुझे याद है कि एक बार अब्दुल मन्नान भी उस टेन्योर में अब्दुल मन्नान भी रहे थे उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वो उनका तो उस समय गठबंधन था, लेकिन उनका मुझे पता नहीं। 2021 का तो मुझे एकदम ठीक तरीके से याद है कि बतौर उसी तरीके से चुना गया था। और समस्या यह है कि टीएमसी के जो लोग हैं वो मनमर्जी इतने दिन तक चला रहे थे। अभिषेक बनर्जी जो बोलेंगे वही कानून था, ममता बनर्जी जो बोल देती थी वही कानून था। कानून में क्या लिखा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनका मुंह का जो कहा हुआ ही संविधान था इतने दिनों तक। वही मुझे अभी भी उनको वही आदत है जिसकी वजह से वो लोग अभी भी। जी आपकी आवाज कट गई थी बाद में। अब ठीक है सर? नहीं, मेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है, शायद स्पीकर पे आ गया है वो। स्पीकर ऑन हो गया होगा, उसको बस ऑफ कर दीजिए और कुछ नहीं करना। जी उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है सर, अब सही है सर। ये बीजेपी वालों ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी की कुल मिलाकर के 43 प्रॉपर्टीज हैं। ये एक नया आंकड़ा आया है, शुभेंदु अधिकारी ने तो। अच्छा, ये आपके पास सूची आ गई है? सब है सर। 43 प्रॉपर्टीज। जी, 4 पन्ने का यही- प्रॉपर्टी सारा मेरे पास हिसाब है, मैं आपको भी भेज दूंगा। लेकिन इसमें मुझे बहुत सारे संदिग्ध हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा संदिग्ध है और खबर बनाने लायक भी है, क्योंकि मैंने देखा है सारे वो अभिषेक बनर्जी के क्लोज एसोसिएट और उनके परिवार के सदस्य ज्यादा हैं, और कुछ लिप्स एंड बाउंड्स के हैं, और कुछ टीएमसी के उनके जो कार्यकर्ता उनके नाम पे है। लेकिन एक जो प्रॉपर्टी है कोलकाता का 19D 7 टैंक्स लेन, और फर्स्ट फ्लोर में एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1B। ये अभिषेक बनर्जी ने सायोनी घोष के साथ लिया है। ओके। अभिषेक बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 युवराज, उनका अपना पर्सनल ऑफिस है कैमैक स्ट्रीट में। वो उनका पर्सनल ऑफिस है जहां से वो लिप्स एंड बाउंड्स का वो काम संभालते थे, फिर जहां से वो अपना जो उनका जो इकोसिस्टम है उसको देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस का भी अपना ऑफिस है साउथ कोलकाता में। ममता बनर्जी के घर पे भी उनका पार्टी ऑफिस है, वहां पे भी वो काम करते हैं। तो ये सायनी घोष के साथ एक छोटा सा 2 कमरे का फ्लैट वो क्यों लिए थे? सही है। वहां और टीएमसी में तो मतलब सायनी घोष तो उनकी कोई करीबी लगती भी नहीं है। सायनी घोष उनकी ना बहन है, ना माता जी है, ना बीवी है, दूर दूर की रिश्तेदार नहीं है। उनके पार्टी की जो यूथ विंग है उनका वो सदस्य है। तो दोनों मिलके फ्लैट लेके क्या कर रहे थे, ये अभी खबरों में बहुत चर्चा में है। बात बाकी तो ठीक है, सब अलग अलग लोगों के नाम पे उन्होंने लिया है, अपने भाई के नाम पे लिया है, अपनी माता जी के नाम पे लिया है, सब जगह अलग अलग 24 फ्लैट। तो ये तो सिर्फ उनका जो उनके और उनके क्लोज एसोसिएट के नाम पे है वो आपको दिख रहा है। मुझे तो लगता है और सारे होंगे जहां जो इन्होंने दूसरे लोगों के नाम पे, मतलब जहां उनका अपना कनेक्शन नहीं होगा, इस तरीके का और होगा। और ये तो अभिषेक बनर्जी, चलिए मान लीजिए कि ये युवराज है, पश्चिम बंगाल तो यही चलाते थे, ममता बनर्जी तो सिर्फ मुखौटा थे, चलाते तो यही थे, पुलिस
का जो तबादला वगैरह होता है वो यही देखते थे, टीएमसी का फंड रेजिंग यही देखते थे, जितना भी बालू वालू का चोरी होता था, जितना भी चोरी चकारी होता था बंगाल में, सारे के मुखिया यही थे। इनका ठीक है मान लीजिए 24। एक सामान्य विधायक है जावेद खान बालीगंज के, उनके बेटे एक नॉर्मल काउंसिलर है जिसको कॉर्पोरेटर बोलते हैं दिल्ली में। तो एक सामान्य काउंसिलर के पास 90 प्रॉपर्टीज है, 90 प्रॉपर्टीज जावेद खान के बेटे के पास। बताइए। और रखी हुई थी इन लोगों ने। आपने वो वीडियो भी देखा होगा मुर्शिदाबाद के कांदी में, शांतनु सिन्हा विश्वास, वो पुलिस वाला जो गिरफ्तार हुआ है, जो सब इंस्पेक्टर था उसको प्रमोट करके उनको डीसीपी तक प्रमोट किया गया था, जो आईपीएस था भी नहीं। उसका सर वो बंगला देखिएगा तो वो तो बंगला नहीं, मुझे तो लगा कि राजस्थान में जिस तरीके से बड़ा बड़ा राजाओं का जो महल दिखता है ना, मुझे लगता है वो राजस्थान के महल के स्टेटस का होगा। और ये जो शांति निकेतन वाला नोटिस आया है, ये लता बनर्जी के नाम से आया है। ये प्रॉपर्टी, लता बनर्जी कौन है? उनकी माता जी है। अच्छा। और जी, ये जो बिल्डिंग है शांति निकेतन, ये लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पे लिया गया था। लिप्स एंड बाउंड्स में 4 सीईओ थे, एक लता बनर्जी, उनकी माता जी, उनके पिताजी अमित बनर्जी, और ये लता और अमित आपस में भाई बहन हैं और माता पिता भी हैं इनके। तो ये एक दूसरे टाइप का मामला। और उनकी पत्नी रुजिरा नारूला या रुजिरा नारूला बनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, उनके भी पिताजी का 2 नाम है अलग अलग डॉक्यूमेंट में, तो इनका वही है। और ये 4 आदमी के नाम पे लिप्स एंड बाउंड्स का ये बिल्डिंग था, इसीलिए उनके माताजी के नाम पे आया है, लेकिन वो घर 4 आदमी के नाम पे लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये इस समय जबरदस्त प्रेशर में है। जो इन्होंने एमएलएज की मीटिंग बुलाई थी, सुनते हैं कि करीब 15 एमएलए मीटिंग से गायब थे। और मीटिंग में भी एक तो इस घटना को लेकर के जहांगीर खान ने जो 36 घंटे पहले नाम विड्रॉ किया है चुनाव से, को लेकर के सवाल खड़े हुए। और दूसरे अभिषेक बनर्जी के तौर तरीकों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अभिषेक बनर्जी के तौर तरीके पे पहले मीटिंग से ही सवाल उठना चालू हो गया, उनके ही विधायक सवाल उठा रहे। ममता जी जब हारी और उनके बाद जब उनके करीब 80 विधायकों को उन्होंने अपने आवास पे बुलाया, तो उसी दिन से जब उनको बोला गया कि अभिषेक बनर्जी ने इस चुनाव में बहुत अच्छा काम किया है और उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाना चाहिए, तो उसी समय उनके पीछे जो बैठे हुए थे विधायक वो हल्ला करने लगे। फिर बाद में ममता बनर्जी ने बोला कौन 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 ऐसा कर रहा, मैं देखूं जरा उनका चेहरा देखूं, तो फिर वो लोग थोड़ा सा शांत हुए। क्योंकि उसके बाद भी जब हारे हुए जब प्रत्याशियों को जब बुलाया गया, तो उस दिन तो बहुत सारे प्रत्याशी आए ही नहीं थे। फिर कल जो वो मीटिंग हुआ उसमें तो ममता बनर्जी को शारदा का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बताने वाला कुणाल घोष, बेलेघाटा का विधायक, कभी पत्रकार कभी सांसद, और ऐसा पत्रकार और या ऐसा विधायक जो अपने ही ऑफिस में बैठ के किसी पार्टी के लिए बयानबाजी करता हो, तो वो उसी ने वहां पे सबसे पहला ये मुद्दा उठाया कि पुष्पा बहुत बड़ा अपने आप को गुंडा बताता था, या पुष्पा वहां बहुत बड़ी हस्ती अपने को बताता था। फिर उसने जब घोषणा किया कल कि मैं चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, वैसे तो लीगली ये हो नहीं सकता है क्योंकि नॉमिनेशन विथड्रॉ करने का डेट तो बहुत पहले ही चला गया है, वहां तो इतने दिनों तक चुनाव ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो एक जेस्चर के तौर पे उसने बताया कि मैं इस चुनाव में किसी तरीके से भागीदारी नहीं लूंगा 21 तारीख को, यानी कि आने वाले कल वो चुनाव है। तो इसका काफी विरोध हुआ और ममता बनर्जी से पूछा गया कि आप तो पार्टी की सुप्रीमो है, क्या आपको ये पता था कि जहांगीर ने इस तरीके का डिसीजन लिया है? ये पार्टी का डिसीजन था या जहांगीर का पर्सनल लेवल पे डिसीजन था? अगर जहांगीर पर्सनल लेवल पे डिसीजन अगर उसने ये लिया है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल। अगर ये टीएमसी तो हारेगी, ये सबको पता है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में तो जो सत्ता में होती है उसको ज्यादा बढ़त रहता है, वो तो सही, चलिए मान लीजिए ठीक है। लेकिन कम से कम टीएमसी अगर फाइट देने की भी स्थिति में होती तो उनके जो कार्यकर्ता है उनका मोरल बूस्ट होता थोड़ा।
ऐसे ही उनके हाथ से सब निकलता जा रहा है, जितने भी बोर्ड्स थे, जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटी थे, सब निकलता जा रहा है। तो लोकल बॉडीज भी धीरे धीरे वो डिफंक्ट होते जा रहे हैं। लोकल बॉडीज में भी वो जितने भी काउंसिलर है, ज्यादातर काउंसिलर टीएमसी से कन्नी काट रहे हैं। बहुत सारे काउंसिलर और उन्होंने क्या किया है कि पार्टी से रिजाइन कर दिया है और ओपनली सब बीजेपी, खुद को बीजेपी का समर्थक बताने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी में उनकी भर्ती हुई नहीं है, उनको ऑफिशियली लिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली वो जय श्री राम अभी से चिल्ला रहे हैं। तो पार्टी के लोग अभी, उनका मोरल डाउन है। उस हालत में एक चुनाव से ही वो खुद को आउट कर लेना, ये तो बीजेपी को वाकबर देने जैसा है। और जहां पे हिंदू 66% है, और अगर हिंदू 66 है तो मान लीजिए 42-43% मुसलमान जनसंख्या होगा। तो जीतने का एक आसार तो वहां पे था। अगर मुसलमान अकबर पूरी तरीके से अगर टीएमसी को वोट करता है इस बार भी, और हिंदू का वोट 5% भी आ जाता, तो भी टीएमसी जीतने की हालत में होता है। सबसे बड़ी बात है डायमंड हार्बर मॉडल। डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर ही ये फालता आता है। तो इस जगह पे हारना, ये सिर्फ टीएमसी का सेटबैक नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे अभिषेक बनर्जी को भी सेटबैक है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव से पहले उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद किया था कि विजयी भवा। तो जो अभिषेक बनर्जी ने जिसके सिर पे हाथ रखा हो, वही अगर दौड़ने लगे, तो ये पूरा डायमंड हार्बर मॉडल या टीएमसी के ये डर का मॉडल या ममता बनर्जी का अपना पर्सनल लेवल का मॉडल, ये तो पूरा चकनाचूर हो गया। ये टीएमसी के लिए इसलिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ऐसे ही वो लोग हार गए। ममता ने कहा है कि जल्दी ही दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो जाएगी बीजेपी। कौन सी जादू की छड़ी है इनके हाथ में? कौन सा गणित है? सर ये पागलपन है। पागल देखिएगा कि गर्मी ज्यादा होने पे अनाप शनाप बकने लगता है। कलकत्ता में सर बहुत, सच में अभी बहुत गर्मी है और इतना उमस है कि आम आदमी काम नहीं कर पाए। और उनका 75 ईयर्स ऑफ एज हो गया है। मुझे लगता है कि उनका ज्यादा गर्मी लग रहा होगा, इसीलिए वो अनाप शनाप बक रही है। उनको ओआरएस खाना चाहिए। जो आदमी यहाँ इस तरीके से बुरी तरह से हारा है, जो पार्टी जिसके मुखिया, जिनके सेकंड इन कमांड, बहुत सारे विधायक, जिनके माउथ पीस जितने भी थे, मुखपात्र, उन लोगों ने कहा था कि चुनाव के बाद देखेंगे कैसे अमित शाह आता है बंगाल में, चुनाव के बाद देखेंगे मोदी, चुनाव के बाद आए तो सही बंगाल में, देखेंगे कैसे वो आता है। वो पार्टी इस तरीके से बुरी तरीके से हारेगी। हालांकि ये हारेगी सबको पता था, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनको टीएमसी के लोग इस तरीके से सोच रहे थे कि मान लीजिए 10-20 सीट कम होगा लेकिन सत्ता में रह जाएंगे। उनको आईपैक पे बहुत ज्यादा भरोसा था, उनको पुलिस पे बहुत ज्यादा भरोसा था, जनता से ज्यादा इन सब पे था। लेकिन पुलिस का मॉडल जिस तरीके से तितर बितर हो गया, आईपैक जिस तरीके से बिखर गया, उसके बाद इनको साफ लग रहा था कि सत्ता जाने ही वाली है। फिर भी उनको ये आशा था कि कहीं चलो पुलिस इधर से उधर हुआ है, पूरा तो सिस्टम नहीं बदला है। पुलिस की जो आला अधिकारी हैं उनको अलग अलग राज्यों में तबादला किया गया है, लेकिन निचले तबके के जो अधिकारी हैं या वो तो इस थाने से उस थाने गए हैं, तो इसका शायद कहीं ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। लेकिन जिस तरीके से वो लोग भी जर्सी बदल लिए वो टीएमसी को भी समझ में नहीं आया लास्ट तक। तो जो पार्टी यहीं पे हार गई है, वो पार्टी दिल्ली क्या दखल करेगी? बुलडोजर संस्कृति को बढ़ाने, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप शुवेंदु सरकार पर लगाया है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम 21 तारीख से कलकत्ता और उसके आसपास की 3 जगहों, बालीगंज में, हावड़ा जंक्शन में और सियालदह रेलवे स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 21 यानी कल, यानी बृहस्पतिवार, यानी जुमे से एक दिन पहले। इरादा क्या है? इरादा बंगाल में अराजकता फैलाने का है। इरादा बंगाल में जो शांति जो अभी बरकरार है उसको डिस्टर्ब करने का है। अलग अलग इशू को लेके, सामने लेके, अलग अलग जगह पे ये भड़का के देखना चाह रहे हैं कि कौन सा इशू जनता में अभी ज्यादा हाईलाइट हो सकता है, इसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है सर कि कुछ ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जिनके दम पे ज्यादा उछलते थे, मुस्लिम वर्ग के दम पे, मुस्लिम वर्ग के जो नेता हैं, अलग अलग उनका जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो नेता हैं वो शरणागत हो चुके हैं।
उनको पता है कि 5 साल अगर ठीक तरीके से रहना है, जो फैसिलिटीज हमको मिलता था धीरे धीरे तो कम हो रहा है, लेकिन जितना भी मिल रहा है उससे कटौती न हो, इसके लिए उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और कभी भी मुस्लिम समाज जो है ये विरोधी पक्ष के साथ बंगाल में नहीं रहता है। मुझे तो लगता है कि दिल्ली में भी नहीं रहता हो, कि सारे भारत में भी नहीं रहता हो, क्योंकि सरकार के साथ रहने में ही भलाई है। उनका सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल में जमीयत उलेमाए हिंद, उन लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर करके रखा है। तो ज्यादा लोग, अब कुछ लोग तो जरूर इनके साथ होंगे, क्योंकि अभी भी मोर देन 30 विधायक इनके पास है मुस्लिम पक्ष के, तो हो सकता है कि उनके कुछ समर्थक ज्यादा उतरे। लेकिन सर अभी पुलिस को खुला छूट दे दिया गया है और पुलिस के लिए दंडों का भी अच्छा इंतजाम किया गया है। तो डंडा आप देखे होंगे कि पार्क सर्कस में जब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे 1 घंटे तक पुलिस शांति से वहां पे खड़ी रही। उनको बोला गया कि आप एक जगह आइए, हल्ला गुल्ला करना है करिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन एक जगह रखिए। पूरा पार्क सर्कस को ब्लॉकेट मत कीजिए, क्योंकि पार्क सर्कस वो इलाका है जहां से आप नॉर्थ की तरफ आ सकते हैं, साउथ की तरफ जा सकते हैं, कोलकाता की तरफ आ सकते हैं। पार्क सर्कस को ब्लॉकेट करने का मतलब है कि पूरा कोलकाता जो है ब्लॉक हो जाएगा, चारों तरफ से गाड़ी आना बंद हो जाएगा। वहां पे वो 7 टंक्स का जो इलाका है, चारों तरफ से गाड़ी आता है। तो वो लोग जब वहां पे जाम करने लगे, जब कोलकाता धीरे धीरे जाम होने लगा, तब पुलिस ने अपना कारनामा दिखाया, जलवा दिखाया पुलिस ने। और उसके बाद जो डंडा पड़ा है, जिस तरीके से ये लोग भागे हैं, बाद में वापस नहीं आए उसी दिन, रात को थोड़ा मोड़ा आए थे, फिर डंडा पड़ा, फिर भाग गए। तभी ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा। शुभेंदु अधिकारी जी ने डीसी एसीडी के ऑफिस में, साउथ ईस्ट डिवीजन के ऑफिस के सामने, सारे अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा है कि आपको कानून के तहत पूरी छूट है कि कलकत्ता की परिस्थिति को या बंगाल की परिस्थिति को सुधारने के लिए जो करना है कीजिए। तो अब ज्यादा फायदा नहीं होगा विरोध करके। विरोध कर सकते हैं, वो तो कोशिश करेंगे ही, क्योंकि विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी का तो यह हक बनता है कि विरोध करें, लेकिन ज्यादा इधर उधर करने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा उन लोगों को। उन्हें जो करना है करने दीजिए, चाहे मेरा घर गिरा दें या नोटिस भेजें, मैं इन चीजों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। चाहे जो हो जाए, बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभिषेक बनर्जी जी जी सर, ये है कि अभी तक ज्यादा हार्श एक्शन हुआ नहीं है। 2-4 दिन तक वो जब चुनाव हारने के बाद तो 1 सप्ताह तक उनका ज्यादा वर्बल रिएक्शन तो आया ही नहीं। अब जब उनको लग रहा है कि ये नोटिस वोटिस का चक्कर तो किसी तरीके से संभाल लेंगे, क्योंकि कोर्ट में जाने से तो जनरली स्टे आ जाता है, क्योंकि कोर्ट दोनों पक्ष का सुन के ही उसके बाद फैसला देंगे। तो इनको भी पता है ये नोटिस जो आ रहा है, अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो फिलहाल तो राहत हो ही जाएगा। तो फिलहाल जिसको बोलते हैं बला टली, उनको लग रहा है कि बला टली, लेकिन बला अभी नहीं टली है। बहुत बड़ा बड़ा बला सामने आने वाला है। वो इनका ईडी में बहुत सारे केसेस में फाइनल चार्जशीट तक में इनका नाम है, लेकिन फिर भी बाहर है। इनको लग रहा है शायद अपोजिशन पार्टी होने की वजह से कोर्ट में इनको ज्यादा फेवर मिल जाएगा, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इनको 3-4 केसेस में अगर घसीट लिया गया तो फिर बोलने की हालत में ये रहेंगे नहीं अभिषेक बनर्जी, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत सारे चार्जशीट में नाम है। कोयला में इनका नाम है, शिक्षा भर्ती घोटाला में तो कन्वर्सेशन है उनके अपने जो मामा जी हैं उनके साथ। फिर उन्होंने कब कहाँ पे पैसा पहुंचाया है ये सारा भी है। उनका वो टेस्ट भी हो गया है, वॉइस सैंपल टेस्ट, उसमें भी वो क्लीन है कि हाँ ये उन्हीं का वॉइस है। तो बहुत बुरा फंसेंगे अगर वो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, और अगर वो समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शुभेंदु अधिकारी वो व्यक्ति है जो सब कुछ याद रखता है और समय आने पे सही इलाज भी करता है, और वो इलाज आप देख ही रहे हैं शुरू हो गया है। ये एक ही बार में बहुत बड़ा झटका देने से बुरा हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे उनको झटका दिया जा रहा है ताकि सह सके। पुष्पा वाले अंदाज में कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं। अभी एक नकली पुष्पा का तो देख लिया हमने कि कैसे भागा है दुम दबा करके। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।